टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और बच्चों यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक अजीब सा फंडा मैं लेके आया हूँ, पहले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बाद में कंटिन्यूस करेंगे। मतलब पहले रोटी रोटी खा लेंगे, फिर सब्जी सब्जी खाएंगे। परंतु प्रॉब्लम पता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से मर्ज होके न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम कुछ वेक्टर की बात कर रहे हैं और हर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला वेक्टर हम यहां पे पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब वेक्टर फिजिक्स की जान है, परंतु पोजीशन वेक्टर वेक्टर की जान है। वेक्टर इज द लाइफ ऑफ फिजिक्स, बट पोजीशन वेक्टर इज लाइफ ऑफ वेक्टर। पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर जहां खड़ा होकर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करता है, बाज करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ओरिजिन। तो देखिए जरा, ये है ओरिजिन, जहां पे एक्स और बाय एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ओरिजिन बोलते हैं। और मान लो हमारे पास किसी टाइम पे एक पार्टिकल पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स बाय हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड बाय एक्सिस, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड बाय हैं, उसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता देना, इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब सीधी सी बात है, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसी को कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। ये ही होता है बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। समझे आप? तो आपको पता है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओरिजिन वेल नोन होता है, सबको पता है। अरे कहीं का एड्रेस देना है, कहीं का एड्रेस देना है, तो आप वेल नोन पोजीशन से एड्रेस दोगे कि नहीं? कि उन्होंने कहा कि हर्रापुर कहाँ है, तो उन्होंने कहा दिल्ली से ईस्ट में 5 किलोमीटर है। दिल्ली इज ए पोजीशन वेक्टर, दिल्ली के रिस्पेक्ट में बताया। दिल्ली ओरिजिन है, फ्रेम ऑफ ऐसा रेफरेंस है जो सब जानते हैं। फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता दें तो उससे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने समझा कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर का फर्स्ट टाइप था, मतलब ये वेक्टर ही था, पूरा वेक्टर यही था। हमने ये बात क्लियर कर ली है पोजीशन वेक्टर। अब हम सेकंड नंबर पे आ गए और सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरी बात हम जिसकी कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से सीधा सीधा रिलेटेड नहीं है, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं बच्चों। कि मान लो वो यहां से चला, P से चला और कहां पहुंच गया? P डैश पे पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब PP डैश यहां पे क्या है? PP डैश मतलब ये ओरिजिन से सीधा रिलेटेड तो है ही नहीं, तो PP डैश इज इक्वल टू है, वेक्टर बना दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, PP डैश जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से सीधा सीधा रिलेटेड नहीं होता है, ये बात आप समझिए। तो यार फिर कैसे पता करें? क्योंकि ओरिजिन तो हम जानते हैं, ओरिजिन के अलावा दूसरी चीजें हमें नहीं पता।
तो यार डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है 2 पोजीशन वेक्टर की। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन हम 2 पोजीशन वेक्टर से ले पाते हैं, और वो 2 पोजीशन वेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक ये वाला पोजीशन वेक्टर r1 पोजीशन वेक्टर, और ये एक 2 पोजीशन वेक्टर r2 पोजीशन वेक्टर। बच्चों यहाँ पे जो r1 है ना, r1, इससे हम बोलते हैं इनिशियल, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये इनिशियल होता है। और R2 वेक्टर जो होता है बच्चों, वो हमारा होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब देखिए आप, P इनिशियल से चल के फाइनल तक पहुंचा, तो अब हम P डैश की बात कर लें तो ये होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चों पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज होते हैं, आप तो मत होना यार, कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो जहां वो पहुंच रहा है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर, जहां से वो स्टार्ट ले रहा है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और हमेशा कैसे निकालते हैं, हमेशा यहां से कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहली बात जो आपने समझी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता। जब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात बतानी होती है तो हमें जरूरत पड़ती है 2 पोजीशन वेक्टर की। एक पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है, एक पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है, और इन दोनों की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता देते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहां पर कंप्लीट हो गया, और आपने समझ लिया है तो फिर इसे हम साफ कर देते हैं, इसे गायब कर देते हैं। अब ये सिंपल सी बात है, इक्वल वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर बहुत काम के थे, सभी काम के रहते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब अभी हम पढ़ा ही चुके हैं, सेम मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड सेम डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है तो उस वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। ये ए वेक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया हमने ज़्यादा एक्साइटेड होके। ये भी आपका एक वेक्टर बी वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। इन सब के मैग्नीट्यूड सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो ये सब वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गए। ठीक है, इक्वल वेक्टर भी हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हमें बात करनी है नेगेटिव वेक्टर की, जो हम कर ही चुके हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा, समझ लो यार एक बार, और क्या बिगड़ा, दोबारा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव वेक्टर तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। मतलब ये दोनों वेक्टर होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं ना, एट 180 डिग्री पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। डायरेक्शन 180 डिग्री पे होती हैं बच्चों, पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो समझिए ये बात। तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर, और यहीं से एक वेक्टर इस तरफ बना दो, मैग्नीट्यूड सेम रहने दो, माइनस ए वेक्टर, इनके बीच में कितने का एंगल बन गया, 180 डिग्री का। और ये हमें नेगेटिव वेक्टर भी यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वेक्टर भी हमने यहाँ पे किए। अब हम बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर की। चलिए ठीक है, अब बात की जाती है कोइनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स लिख दें इसे, बहुत से वेक्टर्स होते हैं। कोइनिशियल वेक्टर का जो होता है ना बच्चों, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, एंड जहां दिखाए वहां कर लो।
परंतु इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। मतलब जब आप स्कूल से आपकी छुट्टी होती है तो सब बच्चे कहाँ से चलना शुरू करेंगे? स्कूल से। स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मतलब यहाँ से एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे सबके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम। अब नेक्स्ट वेक्टर की बात करें, इसे भी तो समझना है हमें। नेक्स्ट वेक्टर की यदि हम बात करते हैं उसे बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। चलिए, को टर्मिनस वेक्टर्स, हमने कहा था ना वेक्टर्स बोल देंगे। एंड पॉइंट सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हर कुछ होते हैं। मतलब जब आप घर से स्कूल जाते हो तो सबके घर अलग अलग होते हैं, परंतु पहुंचते एक ही जगह पे। जब आप घर से स्कूल जाते हो तो आप को टर्मिनस वेक्टर होते हो। समझ में आई आपको? सब एक ही जगह पहुंचते हो। मतलब को टर्मिनस वेक्टर में क्या होता है? को एंड पॉइंट, मतलब टर्मिनस पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट होता है सेम। को टर्मिनस वेक्टर का जो खत्म हो रहा है वेक्टर, जो एंड हो रहा है, वो पॉइंट बच्चों सेम होता है, तो को टर्मिनस वेक्टर हो जाता है। ये आपका आया एक वेक्टर, ये आया दो वेक्टर, ये आया तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, सब एक ही जगह पे आके मिल गए, तो इसे हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे अब हम। यहां पे कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स ये दो तरह के होते हैं। एक पैरेलल होते हैं और एक एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल समझिए बच्चों, कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं? पैरेलल वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। पहला एग्जाम्पल, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल। ये वेक्टर ए वेक्टर और ये वेक्टर बी वेक्टर, ये भी ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये भी दोनों वेक्टर कोलिनियर ही वेक्टर हैं। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन सेम भी हो सकती है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल भी हो सकती है। तो पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं और एक ही लाइन पे चलने वाले वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अब एंटी पैरेलल या पैरेलल ऐसे ही समझा करो। एक वेक्टर ये मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बच्चों, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, ये एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन होती, 180 डिग्री पे वो चलते हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट होती है, 180 डिग्री पे वो चलते हैं, तो एंटी पैरेलल है। पता है ऐसे भी बना सकते हैं, ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है और एक वेक्टर इधर कर दीजिए, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ये भी तो एंटी पैरेलल है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों ने यहां पर कोलिनियर वेक्टर के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है। कोप्लानर वेक्टर ऐसे ही समझ लो, कोप्लानर वेक्टर एक ही प्लेन में वर्क करने वाले वेक्टर कोप्लानर वेक्टर होते हैं। इसे तो मिटा देना पड़ेगा हमें, एक ही प्लेन में वर्क करेंगे। जैसे ये बोर्ड है, अरे ये क्या बन गया यहाँ पे, जैसे कि ये बोर्ड है, इसी बोर्ड पे वर्क करने वाले सभी वेक्टर जो होते हैं वो कोप्लानर वेक्टर होते हैं। ना डायरेक्शन से हमें कोई अंतर पड़ता, ना मैग्नीट्यूड से वर्क कर अंतर पड़ता है, हमें अंतर पड़ता है प्लेन से, कि एक ही प्लेन में यदि सब वर्क कर रहे हैं, यानी सभी वेक्टर एक्स एक्सिस में है, सभी वेक्टर वाई एक्सिस में है, सभी वेक्टर जेड एक्सिस में, सभी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, सभी वेक्टर वाई जेड प्लेन में है, वो सब आपके क्या होते हैं? कोप्लानर वेक्टर होते हैं। अब देखिए जरा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जो है ना, जीरो वेक्टर पता नहीं
ना तो इसमें मैग्नीट्यूड होती है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी को हम एक और ऐसे लिख देते हैं, फॉल्स डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी समझते हो आप? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, छद्म, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, तो पढ़ क्यों रहे? ना तो डायरेक्शन होती है ना ही मैग्नीट्यूड होता है, तो पढ़ क्यों रहे? बहुत बड़ा फिजिकल इंपॉर्टेंस है इसका, पता है? ये ही तो वो वेक्टर है जो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। आपको पता है जीरो वेक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ओरिजिन। ओरिजिन की कोई डायरेक्शन होती है? ओरिजिन का कोई मैग्नीट्यूड होता है? मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सबके बारे में बातें बताई जा सकती है, सबकी इंफॉर्मेशन देती। और हमने क्या बोला था कि पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो पोजीशन किससे बताते हैं? ओरिजिन से बताते हैं। तो समझ में आई आपको ये बात? तो जीरो वेक्टर ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, तो जीरो वेक्टर के फिजिकल इंपॉर्टेंस बहुत हैं। आप देखिए, आप एक राउंड लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर, मतलब सर्कुलर मोशन की बात करें हम यहाँ पे, काय की बात करते हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यदि आपका कितना हो रहा है? 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है जीरो वेक्टर। समझ लीजिए बच्चों इस चीज को। तो हमें बात तो करनी पड़ती है कि जहां गया वहीं लौट के आ गया। यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो जीरो वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझिए ये बात, समझिए। हमने इसको ऊपर उछाला, फिर हमारे हाथ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर हीरो है। तो जीरो वेक्टर भी आपने समझ लिया है। अब आपका इंट्रोडक्शन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और ये न्यूमेरिकल में और पूरे वेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, और ये बात समझने का मतलब है कि हमने वेक्टर की आत्मा समझ ली है। सोल ऑफ वेक्टर है। क्या है ये? सोल ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ओनली डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन मतलब केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है? क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है? नहीं जी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है 1। तो ये ही है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ए कैप। कैसे लिखेंगे? ए कैप। कैप लगा देते हैं, जो लगी ना हमें कैप, यूनिट वेक्टर को कैप लगी रहती है। तो हमसे यूनिट वेक्टर मत बोलने लगना तुम लोग कि सर यूनिट वेक्टर हो आप, कैप लगाते हो। हम बात यूनिट वेक्टर की कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन तो हमें लगा ही देना चाहिए ना। यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, केवल डायरेक्शन होती है। यार वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत काम की बात, एप्लीकेशन मोड की बात हो रही है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब 2 नाव होती हैं। 2 नावों की नदी में आप एक साथ सवारी कर सकते हो? कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कर सकते हैं। 2 घोड़ों पे आप एक साथ चल सकते हो, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो क्या होगा बच्चों? 2 पार्ट कर देगा वो। तो नहीं, हमें क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम एप्लीकेशन मोड में रहते हैं, तो ये 2 चीजें साइमल्टेनियसली करने में बड़ा कष्ट होता है और ट्रबल होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, जिसमें केवल डायरेक्शन होती। बाद में मैग्नीट्यूड की बात बाद में कर लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड बंद करना है, यार 10 है, 10 को बंद करना है, तो क्या करोगे आप? 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे,
तो आपको 1 मिल जाएगा। x को 1 करना है तो x को कहाँ से डिवाइड करोगे, x को, तो कितना मिल जाएगा 1। तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो a वेक्टर है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अभी तो बताया यार थोड़ी देर पहले कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a ही होता है। तो यार a वेक्टर को a से ही डिवाइड कर दो, जैसे कि x को x से डिवाइड किया था वैसे ही a वेक्टर को a से डिवाइड कर दिया। जब a वेक्टर को a से डिवाइड कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। आप देखिए जरा, a वेक्टर को यदि a से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा और मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा। और जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अरे वाह, ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया, ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि यदि किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। हाँ हाँ, बड़े काम की बात है, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर के बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया। ये यूनिट वेक्टर होता है। तो बच्चों ये तो ठीक है, इसे तो हटाओ यार, इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है, अपन ने हर कुछ कर लिया था, इसे पूरे को हटा दो। अब आप आगे की बात करिए, मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए कैप, यानी किसी यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का इंटू कर दें तो वेक्टर बन जाता है। इसी को थोड़ा सा टफ तरीके से लिखना तो ऐसे लिख दो, ये और ये एक ही चीज है, ये और ये दोनों ही एक ही चीज है, इनमें रत्ती भर भी फर्क मत करना, फर्क। हाँ, तो ऐसे यूनिट वेक्टर निकलता है। तो यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट, क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होता है मतलब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर ले आते हैं। अब जरा काम की बात सुन, अच्छा ये क्या बिना काम की बात हो रही थी, तो कैप से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। अब देखिए आप, 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं और इन एक्सिस के 3 डायरेक्शन होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं डायरेक्शन, वेक्टर की टर्म में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई कैप, यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमेशा आई कैप होती है बच्चों, याद रखिए। आई कैप यदि लिखा है तो समझ जाना कि जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, दूसरे एक्सिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, समझ गए आप। तो डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप। सेकंड बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप, छोटा जे। अब बड़े जे से छोटा जे कितना छोटा होता है ये तो नहीं पता, परंतु बनाने का तरीका अलग होता है। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है जे कैप। और तीसरी बात, डायरेक्शन लिख दिया तो लिख दो, बाकी अपन ऐसे डैश डैश लगा देंगे, जेड एक्सिस, इसे बोलते हैं हम के कैप। तो तीनों एक्सिस की डायरेक्शन हमें मिल गई हैं, ये 6 ही डायरेक्शन हो गई। आप बोलो ना सर 3 बता के 6 बोलते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है यार। आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गई, 2 हो गई ना। ऐसे ही जे कैप पॉजिटिव बाय एक्सिस में तो माइनस जे कैप नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस में, ऐसे होते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस ऐसे ही होते हैं। यस, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यार यूनिट वेक्टर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर आप हर चीज को ये ही कह के पढ़ा रहे हो कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फालतू बात अपन करेंगे क्यों। और ये बातें केवल वेक्टर के लिए नहीं है कि आप ये समझ लोगे तो आप वेक्टर समझ जाओगे, ये बातें आप ये समझ जाओगे तो आप फिजिक्स समझने लगोगे, आप फिजिक्स करने लगोगे बच्चों।
हाँ, तो हर बात इम्पोर्टेंट है, फालतू बात करने के लिए आपके पास और हमारे पास टाइम है ही कम बच्चों। अब जरा देखिए यार, हम जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। जेड एक्सिस ये रहता है बाहर की तरफ। सुनिए, इधर से इधर यदि कोई चीज चल रही है तो वो प्लस आई कैप होता है, इधर से इधर कोई चीज चल रही होती है तो माइनस आई कैप होता है, ऊपर से ऊपर कोई चीज चल रही है तो प्लस जे कैप होता है, यहाँ से ये कैप चीज चल रही हो तो माइनस जे कैप होता है। अब आप बोलो सर ये बता चुके हो तो आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि ये साल 11th और 12th की हमारे कैरियर की साल होती हैं, एक भी मिनट बर्बाद करना नुकसानदायक चीज़ होती है और आपने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। नो, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको जो आपको समझनी चाहिए। आपको पता है जब एक्स वाई जेड सिस्टम होता है, इधर दोनों प्लस होते हैं एक्स वाई, इधर माइनस एक्स और प्लस होता है, इधर दोनों माइनस माइनस होते हैं, इधर प्लस और माइनस होता है, ये बात आपको पता है। परंतु यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। यदि वो पॉइंट इधर चलने लगा, ऊपर से नीचे चलने लगा, तो यहीं पे माइनस जे कैप हो जाएगा। उसके लिए उसे ओरिजिन पार नहीं करना पड़ेगा, हाँ, ओरिजिन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। यदि ये डायरेक्शन ऊपर है तो प्लस जे कैप यहीं पे नीचे हो जाएगी, तो यहीं पे माइनस जे कैप लिखना है आपको। नहीं तो बोलो कि यार ये रीजन है जो क्वाड्रेंट है, ये तो वाई और एक्स दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो आप इसे प्लस मत दे देना। वो यहीं से मुड़ गया इस डायरेक्शन में, तो यहीं माइनस आई कैप हो जाएगा। वो यहीं से ऊपर की तरफ चला गया तो प्लस जे कैप हो जाएगा, वो यहीं से इस तरफ चला गया तो प्लस आई कैप हो जाएगा इसी तरफ। समझ लीजिए आप ये बात, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है, बारिश हमेशा ऐसी गिरती है। क्या बारिश कभी नीचे ऊपर से नीचे जाती है? नहीं। तो बारिश हमेशा माइनस जे कैप होती है बच्चों, कभी प्लस जे कैप हो ही नहीं सकती। प्लस जे कैप तो कब होती है? जब वो समुद्र में वेपर बन के ऊपर जाती, परंतु वो उसे बारिश नहीं बोलते फिर हम। तो आपको हमारी बात समझ में आई? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स एक्सिस में आई कैप, जे कैप और के कैप, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। और सिंपल सी बात यह है कि जैसे हम यदि आर वेक्टर लिख रहे हैं तो इसे एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर लिखने की जगह हम क्या लिखते हैं? ऑन द प्लेस ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप, हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों इसे। ये तो एक्स मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप डायरेक्शन हो गई, बाई मैग्नीट्यूड हो गया, जे कैप डायरेक्शन हो गई। तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीन डायरेक्शन हमारे लिए होती हैं जो पूरे यूनिवर्स को कवर कर लेती हैं, बस अपोजिट होती हैं तो माइनस हो जाती हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन वेक्टर से। वेक्टर के कुछ टाइप भी हमने किए थे और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्यों ना कंप्लीट हो गया तो यहाँ से साइन कर दिए जाएं। ये आप भी समझ गए और हमने भी समझा दिया है। अब मज़ेदार चीज़, ये इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? ये सब चीज़ें समझने के बाद अब हम वेक्टर में एप्लीकेशन मोड में आएंगे, तो वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कारम।